Hello everyone, welcome back. Okay, in the last session we have understood so much about transpiration and especially how stomatal transpiration takes place. Today we will be understanding stomatal regulation of the transpiration. Trust me, this is the last topic related to the stomata. उसके बाद जो topic है वो बहुत easy है और उन सब के basics हमने इस standard में already किए हैं. ये last difficult topic है. Okay, so the first thing. Stomata are minute structures occurring in large numbers which are found on the lower epidermis of the leaf. I've discussed this earlier as well कि leaf जो होती है उसके lower epidermis में जो छोटे छोटे structures present होते हैं those are called stomata. And upper epidermis and upper surface से ज़्यादा lower epidermis and lower surface पे stomata are more in number. For which we have also done one of the experiments of the dicot leaf using cobalt chloride paper. Okay. The opening and closing mechanism of stomata is regulated by the amount of water and solutes present in the guard cell. Guard cell में कितना solute और water है? I hope now at this situation you already know what is solute, solvent and solution. Okay, solute वो जो चीज़ मिलाते हैं, solvent जिसके अंदर मिलाई जाती है और solution जो मिलाने के बाद मिलता है. So, स्टोमाटा का ओपनिंग क्लोजिंग का जो मैकेनिज्म है वो डिपेंड करता है किस चीज़ पे डिपेंड करता है. इट डिपेंड्स वाटर एंड सल्यूट जो गार्ड सेल्स के अंदर है. मतलब अगर सल्यूट सॉल्वेंट का डिफरेंस ज़्यादा है अंदर बाहर तो ही स्टोमाटा ओपन होगा. फॉर एग्जाम्पल अंदर लोअर कॉन्सेंट्रेशन है और बाहर हायर कॉन्सेंट्रेशन तो ही वो ओपन होगा फॉर कार्बन डाइऑक्साइड. वाइस वर्सा फॉर वाटर वेपर. अंदर हायर कॉन्सेंट्रेशन और बाहर लोअर. मतलब बाहर मॉइस्चर कम और अंदर वाटर वेपर ज़्यादा तो ही अंदर से बाहर वाटर वेपर डिफ्यूज होगा. इफ द वाटर कंटेंट ऑफ द लीफ इज फॉलिंग शॉर्ट. अब अगर प्लांट को लगेगा यार पानी की तो एकदम सॉलिड कमी है, नहीं करने का है ट्रांसपिरेशन, तो वो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन धीरे धीरे रिड्यूस करने लगेगा और लीफ विल्ट हो जाएगी, मुरझा जाएगी. इससे क्या होगा? स्टोमाटा बंद हो जाएगा. अच्छा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमाटा जो टॉपिक है ना वो और डिटेल में है इन द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज फोटोसिंथेसिस. द गार्ड सेल्स फेल टू रिमेन turgid, rather they turn flaccid. Turgidity, flaccidity I've already explained you in absorption by roots. Turgidity is fullness, एकदम stiffness, and flaccidity is shrivel हो जाना, shrink हो जाना, सिकुड़ जाना. Flaccid lose turgidity, thereby closing the stomatal opening and transpiration completely stops. Okay, what next? Leaves of some plants will during the midday. अच्छा, this is a very important give reason बच्चा लोग, very important give reason. इसमें बाल्सम का एग्जाम्पल है. स्टोमाटा का जो डायग्राम है ना टेक्स्ट बुक में उसके बिल्कुल नीचे है ये स्टेटमेंट बोल्ड में. आई वॉन्ट यू टू मार्क दैट स्टेटमेंट एज GR, गिव रीजन. Leaves of some plant will during midday and recover in the evening. दोपहर के टाइम पे कुछ कुछ लीव्स मुरझा जाती है और शाम होते होते बराबर से फ्रेश हो जाती है, मतलब रिकवर हो जाती है. क्यों? इसका क्लासिकल एग्जाम्पल है बाल्सम प्लांट. इन द केस ऑफ बाल्सम प्लांट आई टेल यू व्हाट हैपेंस. बाल्सम में ना सीन ऐसा है दैट जो टर्जिडिटी है सेल्स की वो लूज हो जाती है, सेल्स एकदम श्रिवल हो जाते हैं तो लीफ मुरझा जाती है. कभी दोपहर के टाइम पे ड्यूरिंग द मिड डे दैट इज ड्यूरिंग द आफ्टरनून टाइम व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बहुत बढ़ जाता है. उसके बहुत बढ़ जाने की वजह से ना व्हाट हैपेंस कि टर्जिडिटी इज लॉस्ट तो प्लांट अब थोड़ा बैटरी सेवर मोड पे चला जाता है. वो क्या सोचता है कि यार अभी पानी का भी शॉर्टफॉल है, टेम्परेचर भी ज़्यादा है, सनलाइट भी बहुत है, छोड़ नहीं करने का ट्रांसपिरेशन, बैटरी सेवर मोड पे चले जाते हैं. फिर इवनिंग में जब सनलाइट डिम हो जाएगी, टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा, तब वो टर्जिडिटी वापस रिकवर हो जाएगी and leaves would again be as normal as they can be. But during midday they droop down, they wilt down. This is plant's own adaptation so that वो क्या करे, ट्रांसपिरेशन जैसे एक ईविल को डिफीट कर सके. वरना अगर वो ऐसा नहीं करता है वाटर अब्जॉर्ब होते जाएगा रूट से और ऊपर से लूज होते जाएगा, बट प्लांट ऐसा नहीं करेगा. बाल्सम का एग्जाम्पल याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लास्ट थिंग, now the stomatal transpiration is controlled by the plants by adjusting the size of the stoma.
क्या करेगा, साइज पे डिपेंड करता है। मतलब उसको वाटर वेपर अगर ज्यादा बाहर निकालना है तो वो क्या करेगा, साइज ब्रॉड कर देगा, जो गैप है स्टोमेटा के बीच का ज्यादा बढ़ा देगा, तो उससे ज्यादा वाटर लूज होगा। और अगर उसको कम करना है, फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ प्लांट्स विच आर देयर इन द ड्राई रीजन्स, वो थोड़ी ट्रांसपिरेशन करना उनके फेवर में, वो सोचेंगे नहीं हमको पानी वेस्ट नहीं करने का, काम आएगा मुसीबत के टाइम पे, तो वो क्या करेंगे, वाटर कंजर्वेशन मोड पे रहेंगे। जैसा बैटरी सेवर मोड है वैसा वाटर कंजर्वेशन मोड भी है। तो वाटर कंजर्वेशन क्यों, बिकॉज वाटर सिर्फ प्लांट के कूलिंग इफेक्ट वगैरह को तो ठीक है, बट इट इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ओनली इफ वाटर इज प्रेजेंट फोटोसिंथेसिस विल occur. It is controlled by the plants by adjusting the size of the stoma, whereas this does not happen in the case of the cuticular and lenticular transpiration. I have told you cuticular lenticular transpiration का सीन पूरा अलग है, that is the reason हमने वो पहले ही कर दिया। उधर के साथ एडजस्टमेंट नहीं है, लेंटिसल्स खुले हैं पूरा दिन, ऑल द टाइम ऑफ द डे दे आर ओपन, तो फुल टाइम पानी जा रहा है जा रहा है जा रहा है। क्यूटिकल से भी पानी जितना भी जाता है नेग्लिजिबल बट जाएगा, तो जा रहा है, रुकेगा नहीं, बिकॉज ओपनिंग क्लोजिंग मैकेनिज्म मिसिंग। बट स्टोमेटा में ओपनिंग क्लोजिंग मैकेनिज्म इज देयर, तो वो अडेप्ट करेगा। कैसे अडेप्ट करेगा, आजू बाजू के हिसाब से। अगर एनवायरनमेंट में बहुत हीट है और नीचे वाटर कंटेंट कम है तो वो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन रिड्यूस कर देगा। अगर पानी की कोई कमी नहीं है, सेट है, तो वो ट्रांसपिरेशन होने देगा। सो दिस वाज ऑल स्टोमेटल रेगुलेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन करना और उसको रेगुलेट करना आर टू डिफरेंट थिंग्स। यू हैव जस्ट अंडरस्टूड कि स्टोमेटा इज एक्चुअली रेगुलेटिंग। कर तो लेंटिसल भी सकता है ट्रांसपिरेशन, क्यूटिकल भी सकता है, बट इज इट दैट एफिशिएंट? नो। एफिशिएंसी किसके पास है? स्टोमेटा के पास, बिकॉज स्टोमेटा को पता है क्या करना है, अडेप्टेशन करना है। सो दैट वाज ऑल अबाउट स्टोमेटल रेगुलेशन एंड ऑफ ट्रांसपिरेशन। So we've completed the most difficult part of the chapter. उसके बाद we have cuticular and lenticular transpiration. वो भी हमने cover कर लिया. Now we move on to 5.5, that is factors affecting the rate of transpiration. ये तुमने 8th standard में भी किया है, quite easy. वो balsam वाला answer is give reason. Make sure that you are marking that in the textbook. And I hope by the time you have already practiced photometer and practiced those experiment based questions from book back. We start with factors affecting. Factors affecting the rate of transpiration. The very first factor is the intensity of the sunlight. Now what is intensity of sunlight? Sunlight कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है? Okay. So very normally I can tell you that the rate of sunlight, the intensity of the sunlight when increases, when sunlight increases, what would happen? धूप बढ़ेगी तो स्टोमेटा ज़्यादा ओपन होगा, स्टोमेटा ज़्यादा ओपन होगा तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा बढ़ेगा. So if the intensity of sunlight increases, rate of transpiration would decrease. Okay, next क्या है? Next is temperature. गर्मी बढ़ेगी if the rate of temperature, if the temperature of the environment increases, what would happen? Again, transpiration would increase. Rate of transpiration increases. यहाँ पे भी rate of transpiration increases. ठीक है, सनलाइट बढ़ने पे, टेम्परेचर बढ़ने पे रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीजेस, सनलाइट कम होने पे, टेम्परेचर कम होने पे रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डिक्रीजेस. व्हाट नेक्स्ट इज ह्यूमिडिटी.
if humidity increases, हवा में मॉइस्चर ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डिक्रीजेस, क्योंकि ऑलरेडी एयर सैचुरेटेड है तो वो और वाटर मॉलिक्यूल्स अब्सॉर्ब नहीं कर पाएंगे. ओके, व्हाट एल्स? नेक्स्ट वी हैव वेलोसिटी ऑफ विंड. If the velocity of wind increases, the flapping movement of the leaves increases, which would lead to more evaporation, more transpiration. Okay, what next? Next is carbon dioxide. Okay, if carbon dioxide content increases more than 0.03%, the stomata are so sensitive that the stomata is going to close. So what would be the gradual effect? Decrease in rate of transpiration. So increase in carbon dioxide content is decrease in rate of transpiration. Okay, what else? Last one is atmospheric pressure. The rate of temperature increases and the pressure decreases. इसमें कैसा है? टेम्परेचर इंक्रीजेस तो प्रेशर डिक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीज प्रेशर डिक्रीज तो ट्रांसपिरेशन इंक्रीज. दैट्स इट. सो दीज आर द फैक्टर्स. बहुत इजी है ये, मतलब सबसे इजी पार्ट. अभी सब इजी है चैप्टर में. सो दीज वर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन. आउट ऑफ 6 इफ आस्क्ड यू आर ओनली सपोज्ड टू राइट 3, क्योंकि 3 मार्क के ऊपर कुछ आएगा नहीं. हाँ, अगर क्वेश्चन में मेंशन किया है राइट एनी 4 तो 4 लिखने हैं, वरना 3 ही लिखने हैं. 3 से ज्यादा नो नीड टू राइट. ओके, दैट्स इट. देन दीज वर द एक्सटर्नल फैक्टर्स. ये ना बाहर एनवायरनमेंट में जो चेंजेस होते हैं उसके रिलेटेड एक्सटर्नल फैक्टर्स थे. नाउ वी शैल अंडरस्टैंड द इंटरनल फैक्टर्स व्हिच चेंज द rate of transpiration, which basically directly affect the rate of transpiration. Okay, let's continue with the internal factors. The internal factors which are affecting the rate of transpiration are basically with respect to the water content. Okay, water content of the leaves basically leads to reduction in the transpiration, which is indirectly due to the closure of stomata. सीधी सिंपल बात है, स्टोमाटा बंद, खत्म, गेम ओवर. सो इंटरनल फैक्टर में एक ही चीज हमको समझनी है. इंटरनली प्लांट क्या करेगा? स्टोमाटा को क्लोज होने का इंस्ट्रक्शन देगा. एक बार स्टोमाटा क्लोज हो गया, देन देयर इज नो अदर ऑप्शन फॉर द प्लांट टू लूज वाटर. नेक्स्ट, हाँ ऑफ कोर्स लेंटिसल्स इन क्यूबिकल है, बट इट इज वेरी नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू स्टोमाटा. चलो, now let us understand what are the adaptations considered by a plant to reduce the rate of transpiration. ये adaptations बहुत important है और उसमें से सबसे favorite, टीचर का सबसे favorite होता है संकन स्टोमाटा. My favorite all over like in classes, in school, everywhere it is teachers favorite. स्टोमाटा तो संकन स्टोमाटा तो पूछेंगे, इसको तो याद करेंगे. The first adaptation is संकन स्टोमाटा in which the stomata from the lower surface are sunken मतलब और डेप्थ में चले जाते हैं, मतलब एकदम ही कवरिंग पे नहीं रहते, अंदर खड्डा बना के अंदर चले जाते हैं. तो ये सरफेस पे नहीं है अगर समझो तो क्या हो गया? when they are not in the surface they are not exposed. if they are not exposed, simple बात है, rate of transpiration reduces. this is what is observed in नेरियम. नेरियम फेवरेट एग्जाम्पल पूछते हैं. और नेरियम में ना 2 बार आता है, संकन स्टोमाटा में भी आता है, नैरो लीव्स में भी आता है. तो ऐसा खाली एक सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है that what are the 2 adaptations found by Nerium to reduce the rate of transpiration. So the first one is sunken stomata, the second one is narrow leaves. Okay, chalo. Next is fewer stomata. Number of stomata reduces, rate of transpiration comes.
ट्रांसपीरेशन स्टोमेटा से हो रहा है, स्टोमेटा के नंबर घटा दो, प्लांट क्या करेगा, कम गार्ड सेल्स क्रिएट करेगा, कम होंगे स्टोमेटा, तो फिर सिंपल बात है ट्रांसपीरेशन भी कम होगा। नैरो लीव्स, लीफ का सरफेस एरिया बिकम्स वेरी नैरो, ऐसा एकदम नैरो, तो नैरो होगा तो ट्रांसपीरेशन ज्यादा नहीं होगा। इसका भी एग्जाम्पल क्या है, नेरियम। रिड्यूस एक्सपोज सर्फेसेस, क्या करेगी लीफ, लीफ ऐसे कर्ल्ड होगी, वैक्सी होगी बहुत ज्यादा, या फोल्डेड या रोल्ड होगी, तो सरफेस एरिया उसका इतना एक्सपोज्ड नहीं है। अगर सरफेस एरिया इतना एक्सपोज्ड नहीं होगा तो भी रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन वुड रिड्यूस। लॉस ऑफ लीव्स, सम प्लांट्स वुड स्टार्ट लूजिंग लीव्स, लीफ नहीं रखने का झंझट ही नहीं। व्हाट deciduous plants do, deciduous plants have a specific season to shed leaves. What happens basically in that case, leaves ही नहीं है तो rate of transpiration reduce ही होना है। और they may turn their leaves into spines as in the case of cacti, cactus. No leaves, no transpiration, झंझट नहीं। Next, and the last one, that is thick cuticle. Leaves would have a very thick surface or a thick cuticle on them, and it would basically cover the surface, which would reduce the rate of transpiration, which is observed in banyan tree and many other evergreen plants. Now in your textbook there is a diagrammatic representation of sunken stomata. हो सकता है कि ये फोटो देंगे और पूछेंगे क्वेश्चन कि ये कौन सा अडेप्टेशन है, आंसर तो एक ही लाइन का, और कौन से प्लांट में दिखता है, तो आंसर में क्या लिखेंगे, दिस इज the adaptation called as sunken stomata which is observed in plants like Nerium. And ये क्यों होता है, what is the significance? The significance of this adaptation is to reduce the rate of transpiration. Simple. तो ऐसा कुछ आ सकता है कि वो पिक्चर देंगे और पूछेंगे, या स्पाइन्स का फोटो आएंगे कैक्टस का जो नीचे है फोटो उसी बुक पे, उसी पेज पे, तो ये फोटो होगा और पूछेंगे कि क्या है फोटो में, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों होता है, तो सेम आंसर कि फोटो में स्पाइन्स दिखाई है which reduces the rate of transpiration. That's it. This is an adaptation of a plant. Done. So these were the adaptations. Adaptation का आंसर separately learn करना है ना। तो अभी हमने कितने आंसर लर्न किए, कितने आंसर कवर किए, stomatal regulation, external factor, internal factor and adaptation. The next thing that we will be doing now is significance of transpiration. 5.6. Transpiration has a great significance for the plants. Its main advantages are cooling, creating suction force and distributing water. Now the first one is cooling effect. ये मैंने पहले भी बताया था कि ट्री के नीचे आराम से सो जाओ तो मस्त वाटर इवेपोरेशन की वजह से बहुत कूलिंग इफेक्ट फील होता है, तो ये तो मेन सिग्निफिकेंस है उसका। Evaporation reduces temperature of leaf surface. I told you with respect to us. They have explained with respect to plants. प्लांट्स के केस में लीफ के सरफेस पे पानी जब इवेपोरेट होता है तो प्लांट का टेम्परेचर लो होता है, उससे क्या फायदा होगा, जब प्लांट का टेम्परेचर रिड्यूस होगा तो अंदर के फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस बराबर काम करेंगे, एंजाइम्स बराबर काम करेंगे। Therefore transpiration is useful to plants on hot sunny days. At intense heat the enzymes are destroyed. We know this. Enzymes work efficiently on optimum temperature. तो उनको मॉडरेट टेम्परेचर प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी किसकी है, ट्रांसपिरेशन की। आगे द नेक्स्ट इज सक्शन फोर्स। ओनली बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन देयर इज रूट अब्जॉर्प्शन। ऊपर से ट्रांसपिरेशन पुल ही नहीं होगा तो रूट अब्जॉर्प्शन कैसे होगा, जस्ट बिकॉज देयर इज ट्रांसपिरेशनल पुल ऊपर से, तो उसी की वजह से देयर इज रूट अब्जॉर्प्शन, दे गो हैंड इन हैंड। There is a diagrammatic representation for the same, diagram 5.1.2, that is the transpiration stream, which is also a book back question, newly added question, in which I'll tell you how you're supposed to write this. Okay, so this is the question in the book back, and this is actually a newly added question. In the previous year book, this question was not there. So that is the reason I put down the answers. What you can do is take a screenshot of this if you find it appropriate. Chalo.
Now what we do is, in this diagram, what they have explained here is that suction pressure is created by the transpiration, that is transpirational pull. Now the book back question is asking what is shown in A, first question, and define the phenomenon. So you write the answer as transpiration and define transpiration as per textbook. The next question is what is the significance of the phenomenon shown in A. So the significance is cooling, suction force and distributing water. Okay, then the third question, that is the C question, is that what is shown, what is indicated by arrow of B. So B arrow indicates ascent of sap from xylem vessel, that is upward movement of water and minerals from the roots via xylem vessel. The next question is, same question it is asked, what is the C arrow indicating? C arrow is indicating absorption by roots, that is through endosmosis. Osmosis and osmosis. And the last question, D question, is with the help of a diagram explain the structure of stomata. So you are drawing the diagram 5.9 if I am not wrong, and if we have the same textbook. So it is 5.9 diagram of stomata. You know that, you can get that diagram. Okay, that is regulation wale mein hai niche. Okay, so this is the book back question. The reason I have put down, I have told you, because it is a new question. तो इसमें कौन सा आंसर किस तरह से लिखना है, छोटे छोटे आंसर लिखने हैं जितने मैंने लिखे, मतलब ये डिफाइन करोगे, इसको थोड़ा स्टेटमेंट में लिखोगे, बस ज़्यादा बड़े बड़े आंसर्स नहीं लिखने हैं. Okay, so this was all about suction force. Okay. Transpiration helps in the ascent of sap by producing a suction force acting from the top of the plant. Evaporation from the leaves concentrates cell sap and increases the osmotic pressure. Concentrates the cell sap, मतलब पानी के जाने की वजह से लीफ में जो सैप है ना वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है. कोई भी चीज़ बिना पानी के कॉन्सेंट्रेटेड है ना, वही चीज़ समझाइए. तो जब पानी की कमी आती है, सेल में ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होता है. व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? व्हेन देयर इज अ नीड ऑफ ऑस्मोसिस, इन सिंपल वर्ड्स. दिस ड्रॉज वाटर, तो फिर वाटर सेल टू सेल खींचा जाएगा, क्योंकि पानी की कमी है ना, तो पानी रिकवर किया जाएगा. एंड फाइनली फेवर्स एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल बाय द roots. Okay, now the figure here is explaining transpirational stream. Transpirational stream. As the water evaporates from the leaves, a suction force is produced at the top of the plant, drawing more water up through the stem and making the roots absorb more of it from the soil. The last one is distribution of water and minerals. Very easy it is. पानी आया है तो हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा और उसके साथ साथ मिनरल भी डिस्ट्रीब्यूट होंगे. Since leaves are present at the tips of all the branches, they are connected via the xylem vessels present in their veins. You remember veins, right? Leaf के बीच में veins, ये xylem vessel से connected होती है ताकि tip of the leaf तक पानी पहुंचे, ताकि क्या होगा? Photosynthesis. Okay. To draw water towards them and thus helps in distribution of water throughout the plant. Higher the rate of transpiration, greater the rate of absorption by roots. Absorption of water and solutes by the roots in the soil. So it is very simple. Higher the rate of transpiration, higher is the rate of absorption of what? Minerals and water. From where? From roots. By how? By osmosis and then ascent of sap. Right. Is transpiration an excretory process? No. It is not removal of waste. Now there is a small difference between given here between evaporation and transpiration. ये भी book back question है, बहुत easy भी है. Evaporation is basically loss of water from the surface, loss of water from the surface of the water bodies in the form of vapor. Lake या pond या river से जो पानी lose होता है, that is evaporation. Whereas transpiration is loss of water in the form of water vapor through the aerial parts of the plants. Evaporation is a physical change which is not bringing any massive change in the body of a plant, plus it depends on humidity. It is controlled by the temperature and humidity of the atmosphere, whereas transpiration is a physical process controlled by external as well as internal factors. Evaporation is a fast process, transpiration is a slow process. ठीक है, ये सब easy topics है, बहुत फटाफट कर सकते हैं हम. Next is direct loss of water by plants, that is two important concepts, guttation and bleeding, which we will understand.
Okay, so here we are on the last part of the chapter, that is difference between guttation and bleeding. अच्छा, before I go to the difference between, these are two different topics. The reason मैंने differentiation के जैसा लिखा है because पूछते हैं differentiation के format में, और ये last दो parts है, मतलब these are other than transpiration, और क्या तरीका है जिससे plant water lose करता है. See, कैसा है ना, कभी कभी बाहर की ह्यूमिडिटी हैम्पर करती है प्लांट के रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को, हैम्पर करती है मतलब डिस्टर्ब करती है. प्लांट करना चाहता है ट्रांसपिरेशन, बट देन स्टोमाटा बंद होता है बिकॉज ह्यूमिडिटी है बाहर. तो पानी तो रूट में से अब्जॉर्ब हुआ है काफ़ी और अंदर है भरा हुआ, तो पानी को कहीं ना कहीं से तो निकलना है ना. तो वो कहीं ना कहीं से जब निकलने की कोशिश करता है तो दैट कोशिश कुड बी ईदर गटेशन और ब्लीडिंग. It depends. First, let us understand what is guttation. Guttation is also called exudation. I am emphasizing on this कि exudation word भी याद रखो हाँ, because exam में define exudation आता है. बच्चे confuse हो जाते हैं कि ये तो दिया ही नहीं है टेक्स्ट बुक में, खाली एक बार डिफरेंस में दिया ये वर्ड, बाकी स्टेटमेंट में दिया नहीं है. बट इसका मतलब है नहीं कि पूछेंगे नहीं, पूछ सकते हैं. So define exudation आता है या true or false आता है. Is guttation also called as exudation? Is guttation and exudation one and the same thing? Yes. True or false में true. तो ये पूछते हैं, इसलिए ध्यान रखो ये चीज़ का कि ये सेम चीज़ है मतलब. Okay. Now what is guttation? Water loss in the form of droplets. Water droplets. Transpiration में ना it was via water vapor. Vapor गैस के फॉर्म में था, इधर लिक्विड ड्रॉपलेट के फॉर्म में बूंद बूंद निकलती है. कंटेनिंग सॉल्ट्स जो कि प्लांट से अब्सॉर्ब हुए हैं फ्रॉम थ्रू द पोर्स. लीफ है ना, लीफ उसकी मार्जिन्स पे हाइड्रोटोल्स प्रेजेंट होते हैं. हाइड्रोटोल्स, टीचर्स वेरी वेरी फेवरेट क्वेश्चन. गिव वन वर्ड, गिव बायोलॉजिकल नेम, व्हाट इज द लोकेशन, व्हाट इज द फंक्शन. इतने सवाल आते हैं हाइड्रोटोल्स के ऊपर, मतलब ये तो एकदम प्यारा शब्द है टीचर्स का, तो ये तो करना ही है हाइड्रोटोल्स. टेक्स्ट बुक में भी, बुक बैग में कम से कम 5 से 6 बार हाइड्रोटोल्स का क्वेश्चन है. हर बार अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जिसमें आंसर इज हाइड्रोटोल्स. ओके, सो देयर आर हाइड्रोटोल्स प्रेजेंट, टाइनी पोर्स ऑन द मार्जिन ऑफ द लीफ which are basically releasing water droplets. इधर पानी का बूंद जमा हो जाता है. कब जमा होता है? जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट होता है. सी, आई टोल्ड यू कि पानी कभी कभी अब्जॉर्ब होता है और अंदर ही रह जाता है और निकलने की कोशिश करता है. तो अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट होता है विच फोर्सेस द वाटर टुवर्ड्स द मार्जिन एरिया, एंड मार्जिन पे जो पोर दिखा वहां से निकल जाएगा पानी. तो दैट फिनोमिनन इज कॉल्ड एज गटेशन. Okay, what are the examples? This normally occurs in the case of plants like banana, strawberry and nasturtium. Example भी बहुत अच्छे से लर्न करो. ये ट्रांसपिरेशन चैप्टर भी काफ़ी लेंथी रहा है एंड इसमें से अंदर से क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, तो ये सब चीज़ों को डू नॉट इग्नोर. व्हाट इज एग्जाम्पल फॉर गटेशन? स्ट्रॉबेरी, बनाना एंड nasturtium. Okay, this was all about guttation. Now do not confuse guttation with bleeding. Guttation is just releasing water droplets, but what is bleeding? Bleeding is escape of water. It happens only due to injury. प्लांट के ऊपर कुछ कट आ गया, तो कट में से जब भी पानी निकलता है, plant sap escapes, that is bleeds from the cut or the injured surface. That is known as bleeding. Simple. हमारे सरफेस से कट आके जब खून निकलता है ब्लीडिंग, वैसे प्लांट के सरफेस पे कट आके जब सैप निकलता है तो दैट इज ब्लीडिंग. रूट प्रेशर इज ऑल्सो हेल्पिंग. वो पानी को बाहर धक्का देने में और कौन हेल्प कर रहा है? रूट प्रेशर. So with this we have completed the chapter finally. Summing up, there is a schematic representation, schematic flow chart diagram in the last page of the chapter, which even if you study on your own you will be able to understand. वो क्वेश्चन में आता नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारे समरी के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए. End of the chapter there is a difference between transpiration and guttation, very very important. बुक बैक में उस पर क्वेश्चन भी है. Okay, now coming to another book back questions. I am repeating myself. Almost all the book back questions I have been covering. That is experiment based question. बेल जार का था, फोटोमीटर का था, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर का क्वेश्चन था. Okay, what else?
संगीत स्टोमाटा इज अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो मैंने लेक्चर में भी बोली है, और बुक बैक में भी जो कॉम्प्लिकेटेड तुमको लग सकता था वो सब आई हैव ट्राइड टू कवर अप विद इन द लेक्चर इटसेल्फ, सो दैट इवन इफ वी मीट ऑन जूम you are not basically living with those doubts. You've already cleared up with those doubts and you've started learning the chapter as well. Okay. So with this we complete transpiration, one of the most difficult chapters of plant physiology. Now we are remaining with only one chapter of plant physiology, that is photosynthesis. I guess you people are already quite bored with the plant physiology going on. So we'll try going to the animal physiology part for the next video. Till then, keep learning. Take care of yourself. Bye bye.